हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो जो है थोड़ा सा लेट नाइट बन रहा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना था। इसके लिए इसको पहले सॉल्व करना पड़ा एंड जो भी अरेंज करना था वो सब करना पड़ा। एनीवेज, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ BSM 201 2023 का जो अभी मतलब जो आज ही हुआ है एग्ज़ाम। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को थोड़ा सा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद हम लोग क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करें। लेकिन आई वॉज गेटिंग लाइक 3-4 रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स कि सर थोड़ा सा बता दीजिए कि सॉल्यूशंस एंड ऑल, कि हाउ टू सॉल्व इट एंड व्हाट विल बी द आंसर्स एंड ऑल। तो उनके लिए आई हैव अरेंज्ड ऑल दिस थिंग्स। तो इफ़ यू वांट टू सी यू कैन ऑब्वियसली। एंड और ये भी थोड़ा सा सुनने में आ रहा था सर स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन है, प्रॉबिलिटी से कम एंड ऑल। सो वो भी हम लोग देखेंगे इन दिस सॉल्यूशन पार्ट। इन दिस वीडियो विल सी एवरीथिंग। एंड एक ट्विस्ट है, एक थोड़ा सा सरप्राइज है सभी के लिए कि जो मैं आगे जाके बताऊंगा कि जिन लोगों को वो दिख गया है तो ठीक है, मतलब जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस किया उनको पता है, ऑलरेडी चल गया है कि क्या सरप्राइज क्या है। और जिनको अभी तक नहीं पता चला वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि ये मैकआउट वाले कर क्या रहे हैं, वो मैं बताऊंगा। मतलब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है आप लोगों को दिखेगा, ठीक है। Anyways, so let us start the solution of this question paper. Okay, so here we have the, I hope you can see the screen properly, the questions. Okay, so the first question we have here is, in a scatter plot diagram, if all the points lie on a rising straight line, then x and y, the variables x and y, is said to have a dash correlation, right? So what is the scenario ki if this is the like x axis and this is y, and if all the values are on a like increasing straight line or rising straight line like this है ना, of x and y, then obviously r is strictly greater than 0. That is, we can say they are having a positive relation, they are having a positive correlation. That's it, positive correlation we can say that, right? That is, x बढ़ने के साथ साथ y is increasing या फिर x कम होने के साथ साथ y is decreasing. In any case r is greater than 0, so they are having a positive correlation, we can say that. अच्छा, हम लोग एक चीज़ भी और भी नोट करते चलेंगे दैट कि कितना मार्क्स आ रहा है कौन से पार्ट से, तो इसके आप लोगों को पता चल जाएगा कि एंड में क्या हुआ, मतलब सब कुछ मिला के टोटल हुआ क्या यहाँ से। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, ये मैंने बताया था इन द लाइक जो 1 मार्क क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था ये, द रिजेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। सो दिस इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर। Null hypothesis is rejected when it is true, that is type 1 error. Okay, अच्छा, 2 dice are rolled if x and y denote the number appeared on the first and second die, then probability of x plus y is equals to 6. तो 2 डाई है और उनका जो आउटकम्स है, उनके जो नंबर्स आ रहे हैं उनके ऊपर, उनको हम लोग x एंड y से डिनोट कर रहे हैं। सो मुझे x प्लस y मिला के 6 चाहिए, तो मतलब जो नंबर्स आएगा 2 डाई के ऊपर, उनको ऐड करने के बाद वी शुड गेट 6। तो लेट अस सी व्हाट आर द पॉसिबल केसेस। इफ 1 इज कमिंग हियर देन हियर शुड बी 5, 2 अगर आया तो इधर भी 4 होना चाहिए, 3 तो 3 होना चाहिए, ये 4 है तो इसको 2 होना पड़ेगा, और ये अगर 5 है तो ये। तो दिस 5 केसेस आई एम हैविंग, कुल मिला के दिस 5 केसेस आई एम हैविंग, राइट। सो एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस, that is 6 outcome from the first die, 6 outcome from the second die, so total 36 outcomes. So just I am using the classical definition of probability, number of available cases divided by total number of cases. So this answer of the question number 3 will be 5/36. ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा, दिस शुड बी डेंसिटी फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। स्मॉल एफ एक्स है ना, ये डेंसिटी फंक्शन है। सो द डेंसिटी फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, अलग से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नीचे करता हूँ यहाँ पे, राइट। ओके, सो आई हैव सॉल्व्ड दिस लाइक, और ये सब करने में थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो लाने में, और एनीवेज, तो दिस इज हाउ द फंक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहले मैं लिख लेता हूँ कि हाउ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ इट इज डिफाइंड। लेट अस फर्स्ट राइट दैट थिंग। Okay, so this is how it is given. Now we have to break some things, like ये मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1, इसको अगर हम मॉडुलस को उठाएंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए।
So this we get. Similarly, if we break this modulus, तो इसको उठाने से हमें क्या मिलेगा, -1 -4 -1 union 1 4. So this is how the intervals are broken. That we should know, right? तो this is how the density function is given. तो हम लोग ये जो नया फॉर्म हमें मिला है ना, उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं. That is 0.2 when x is lying in this interval, and is 0.1 when x is lying in this interval. Like I can write like this. यूनियन देके लिखने से सही रहेगा ये, है ना. So x belongs to -4 -1 open bracket, that is open interval union 1 4 and 0 other. बाकी सभी जगह पे फंक्शन का वैल्यू जो होगा that will be 0. So this is how the density function is defined, right? Now, okay, so now we have to find probability of, in the question we have to find 0.5 less than x less than 5. this we have to find. अब थोड़ा सा देख लीजिए कि चीज़ें कैसे डिफाइंड है यहाँ पे और तोड़ा कैसे गया है. मान लीजिए दिस इज -4 अप टू -1. इस बीच में डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू है 0.1, ठीक है. फिर -1 से लेके 1 तक डेंसिटी फंक्शन का वैल्यू है, दिस इज +1, इसका वैल्यू है 0.2. और 1 से लेके +4 तक फिर से इसका वैल्यू है 0.1. दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड, राइट. और इसके बाहर सभी जगह पे 0, इस रेंज के बाहर वेर एवर यू आर गोइंग इट विल बी 0, राइट. सो आई हैव टू ब्रेक दिस इंटरवल. हमें इसको तोड़ना है, मतलब हमें यहाँ पे एक्चुअल में निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड 0.5 to 5 fx dx. दिस वी हैव टू फाइंड हियर, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन. कंटिन्यूअस कैसे पता चल रहा है, क्योंकि देखिए एक इंटरवल में -4 से लेकर 4 तक सभी पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू जो है दैट इज गिवन. So it is given in a continuous interval form. So definitely this is a continuous function, and that is why we have to do the integration of the probability density function. Okay. Now we cannot do it directly क्योंकि हमें इसको तोड़ना होगा. तो माइनस, क्योंकि अलग अलग इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू अलग अलग है, तो I have to break it. So 0.5 is somewhere around here. 0.5 we can say. So एक तो फर्स्ट तो ब्रेक होगा 0.5 से लेके 1 तक का fx dx. फिर 1 से लेके 4 तक fx dx, और फिर फाइनली 4 से लेके 5 तक. सो दिस इज हाउ वी शुड ब्रेक दिस फंक्शन इन डिफरेंट इंटरवल्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज दैट आर गिवन. अच्छा, तो 0.5 से लेके 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 0.2. सो इन दिस इंटरवल वैल्यू इज 0.2 dx प्लस 1 से लेके 4 के बीच में वैल्यू क्या है फंक्शन का, 0.1. तो दिस वैल्यू इज 0.1 dx प्लस 4 से लेके 5 इंटरवल के बीच में वैल्यू क्या है, 0, है ना. तो 0 dx, राइट. अब इसको इंटीग्रेशन करना है. कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाता है, तो आई विल ओनली गेट x हियर. सो सिंपली दिस, एंड 0.1 अगेन दिस विल गो आउटसाइड, सो आई विल गेट ओनली x हियर 1 to 4 एंड दिस विल बी 0. ओके, सो सॉरी, दिस इज 0.1. So 0.2 into 1 minus 0.5 plus 1 into 4 minus 1 प्लस 0 लिखने का कुछ फायदा है नहीं. अच्छा, 0.2 into 0.5 plus 0.1 into 3. So from this we'll get 0.1 and from this we'll get 0.3. So the answer should be 0.4. This should be your answer. So this answer should be 0.4. Next, acha, if x and y are two normal variates and the standard deviations of x and y are sx and sy respectively, then the standard deviation of x plus y. अब इसका प्रूफ जो है ना, ये क्वेश्चन में था. आपको क्वेश्चन में एक चीज प्रूव करना था. ये कहाँ पे था मैं बता देता हूँ. ग्रुप सी में था. ग्रुप सी क्वेश्चन नंबर 8 का A. उसमें क्या था, वेरिएंस ऑफ x plus y is equals to वेरिएंस ऑफ x, and this will prove also here. मैं इसका प्रूफ जो है थोड़ा सा दिखा दूंगा. 2 into covariance of xy, ठीक है. सो एंड ये कुछ भी, कोई भी वेरिएबल हो, नॉर्मल हो, कुछ भी हो, सभी के लिए यही रहेगा, राइट. एंड हियर यू हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस. सो वी कैन से कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x plus y should be equal to square root of this, right. So square root of ये था sx क्वेश्चन में गिवन था, sx का स्क्वायर प्लस sy का स्क्वायर प्लस कोवेरियंस को वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ sx एंड sy. So 2 into r into
एस एक्स एस वाई, आई कैन राइट दिस। क्यों? क्योंकि आर दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू जो है दैट इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई divided by sigma x into sigma y. So from here I can write covariance of xy is equals to sigma x or sx into sy, whatever, same. So this I can write. Okay. लेकिन अगर आप लोग मुझे पूछे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में एक टर्म लाइक मिसिंग है, दैट इज द वर्ड इंडिपेंडेंट रैंडम वेरी, इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होने से क्या होता, ये जो है ये वाला टर्म ये जीरो हो जाता, तो ये सिर्फ यहाँ तक होता जो कि दिखने में सही रहता इफ़ यू आस्क मी। लेकिन क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट गिवन नहीं है, तो वही है जो हमें मिला है, हमें वही लिखना होगा यहाँ पे। यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए था क्वेश्चन में। एनीवेज, अच्छा, रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 5 वनडे मैचेस, दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल फार्मूला ऑफ दीज आर योर एक्साइज, लाइक दिस इज योर x1 x2 x3 x4 and x5. तो सिंपल फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ 1/n xi स्क्वायर like summation xi square minus x bar whole square. So this was the formula. So आप लोग पहले x bar निकाल लीजिए, और x bar शायद इसका आ जाएगा, मैंने ये इसको सॉल्व किया था शायद, हाँ, x bar आपका मिल जाएगा 63 शायद, you will get 63 as your x bar, and summation xi square I think you will get like 1/n summation xi square, this you will get 4634.6, राइट। तो आपको अब ये कैलकुलेट कर लेना है, एंड यू विल गेट मोस्ट प्रॉब्ली समथिंग लाइक दिस 25.799। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको सब सॉल्व किया हूँ, है ना। तो अगर यू आर गेटिंग सम डिफरेंट आंसर और एनीथिंग, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अदरवाइज मेरा जो आंसर आया है, मेरा आंसर यही आया 25.8 वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली, राइट। ओके, फर्स्ट मोमेंट अबाउट जीरो, फर्स्ट मोमेंट अबाउट जीरो मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर रॉ मोमेंट, दैट इज सिंपली m1 डैश्ड, और जो होता है मीन, एक्चुअली मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल। ये मैंने बताया बहुत बार बताया इन द लास्ट वीडियोस दैट आई हैव मेड, राइट। मीन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ सिंगल पैरामीटर लैम्डा, इसका जो मीन होता है दैट वी नो दैट इज 1/λ। अच्छा, if x and y are co-independent then their covariance is 0, this I have proved and I have discussed in the last videos। और ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन को ज़रा देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। अब अच्छा, ये मुझे समझ में नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक एडवर्ब फिल कर सकता हूँ कि हाँ श्योरली इंडिपेंडेंट या फिर डेफिनेटली इंडिपेंडेंट, और कुछ सूझा नहीं मुझे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो इफ़ यू आस्क मी देन आई एम कन्फ्यूज्ड इन दिस लास्ट क्वेश्चन, because it will be 0 in any of the cases, क्योंकि if x and y are independent then the covariance is 0। अब उस fill in the blanks में क्या put करना है, I do not know। अच्छा, next question number 10, that is suppose 40 observations are there and the variance is 50 and the observations are increased by 20, the variance of this increased observations will be। अच्छा, you remember one thing, variance जो है ये इस increment के ऊपर depend नहीं करता है, the variance will be very same, दैट इज आंसर विल बी 50 एज वेल। अगर आपको ये वेरीफाई करना है, कुछ छोटा नंबर्स ले लीजिए 1 2 3 4 और इनका पहले वेरिएंस निकालिए, फिर इन सभी के साथ 1 ऐड कर दीजिए, कर देने के बाद जो आंसर मतलब वैल्यूज आ रहा है उसका वेरिएंस निकालिएगा एंड विल सी द आंसर विल बी सेम। अच्छा, फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू a वेयर इज अ फाइनाइट नंबर इज अ कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट पे अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमेशा वो 0 होता है, याद रखना, दिस आंसर शुड बी 0। और ये मैंने बता दिया कि आई डू नॉट नो द आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन। तो आई हैव डिस्कस्ड ऑल द ग्रुप ए क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, एक बार देख लेना एंड लेट मी नो कि किसका। अच्छा वो मैंने तो कंटिन्यू नहीं किया था, अच्छा वो कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो ये सेकंड क्वेश्चन स्टैट का था, मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, ठीक है। स्टैट वन आप ऐड करके कमेंट सेक्शन में एंड में बताना कि टोटल स्टैटिस्टिक्स से कितना मार्क्स बना है, प्रोबेबिलिटी से कितना मार्क्स बना है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, नॉर्मल वेरिएट, दिस वी कैन से दिस कैन गो फॉर बोथ प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। मैं और कर देता हूँ, ठीक है, ये दोनों में ही जा सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इफ़ यू आस्क मी आई विल गिव इट टू स्टैटिस्टिक्स, बेनिफिट ऑफ डाउट, ओके। अच्छा, नाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिक्स, first order raw moment, this also can go, again I am giving it to statistics। mean of an exponential distance, this is probability। अच्छा, question number 9, this I can go to probability, this is statistics, this is probability,
and this is also probability. So let me know like from group A how much you are getting from statistics and how many marks from probability, right, in group A. अच्छा नेक्स्ट चलता हूँ टू ग्रुप बी, राइट. ग्रुप बी पहले कर लेते हैं, देन विल कम टू ग्रुप सी. ओके, सो लेट अस डू ग्रुप बी फर्स्ट. मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ, ठीक है. ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है 5 मार्क्स, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स. दिस क्वेश्चन इज रिग्रेशन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स 5 मार्क्स. दिस इज अगेन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स 5 मार्क्स. लार्ज पॉपुलेशन एंड कोरिलेशन को भी, ये भी फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स 5 मार्क्स, ठीक है. तो इसका भी ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन कि ग्रुप बी में कितना बन रहा है, और एंड में ऐड करके टोटल भी बताना, राइट. ओके, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन. अच्छा, अब जो मैं वो सरप्राइज के बारे में बात कर रहा था. अब द पॉइंट इज फ्रॉम ग्रुप बी एंड फ्रॉम ग्रुप सी एक सिंगल क्वेश्चन भी दासपाल जो बुक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का उसका जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उसके बाहर से आया नहीं है. हर एक क्वेश्चन ग्रुप बी का 5 क्वेश्चन जो है, ग्रुप सी में भी जो 5 क्वेश्चन है, ऑल द एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चंस दे हैव गिवन फ्रॉम द सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ दासपाल, ठीक है. और वो भी, और अभी तो और सुनिए, वो भी क्या क्या है कि ना एग्जाम्पल 1 जो है, जो फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिला वही दे दिया, बस करो, ठीक है. तो जिन्होंने भी दासपाल अच्छे से कर लिया था, मेनली जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन मार्क क्या हुआ जो क्वेश्चंस था, उन लोगों को तो सभी आया होगा, ठीक है. तो वही है, मैंने इसीलिए क्या किया ये दिखाने के लिए. और देखो क्या मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था पहले, पता है, फिर 1-2 क्वेश्चन करने के बाद मुझे ऐसा लगा अरे कुछ जाना पहचाना लग रहा है. तो तभी मेरे दिमाग में आया अरे एक बार देखूँ तो बुक, हाँ, तो बुक में सब क्वेश्चन मिल गया, ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द सॉल्व्ड एग्जांपल ऑफ दासपाल. जैसा कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिग्रेशन का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1, मतलब रिग्रेशन का स्ट्रेट लाइन, रिग्रेशन नहीं सॉरी कर्व फिटिंग का क्वेश्चन है. कर्व फिटिंग का जो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म है उसका जो पहला एग्जांपल है वही दे दिया. करना क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है. एक्स गिवन है, वाई गिवन है, आपको ये टेबल बना लेना है. एक्स आई वाई आई, एक्स आई स्क्वायर एंड वाई आई स्क्वायर, ये टेबल बना लेना है, ठीक है. क्यों बनाना है, क्योंकि आपका जो ये इस फॉर्म का आपको स्ट्रेट लाइन को फिट करना है, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. तो जो दो जो नॉर्मल इक्वेशंस बनेगा इसका, दैट इज समेशन वाई आई इक्वल्स टू ए एन प्लस बी इंटू समेशन एक्स आई. ये तो एक नॉर्मल इक्वेशन हो गया. दूसरा, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर समेशन यूज कीजिए, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. तो दीज आर 2 नॉर्मल इक्वेशंस. अब देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सा वैल्यू आपको निकालना है. समेशन वाई आई निकालना है, हो जाएगा यहाँ से. समेशन एक्स आई वाई आई निकालना है, इसीलिए एक्स आई वाई आई का टेबल बना है. और समेशन एक्स आई जो है यहाँ से मिल जाएगा, और समेशन एक्स आई स्क्वायर, और इसीलिए एक्स आई स्क्वायर का टेबल बना है. तो इन सभी का सम जो है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, है ना. दिस एक्स एंड वाई तो आर गिवन, एंड देन यू कैन पुट दिस वैल्यूज, है ना. दिस पुट दिस वैल्यूज इन दिस 2 नॉर्मल इक्वेशन. इन दोनों नॉर्मल इक्वेशन में ये सभी वैल्यूज जो है आपको पुट कर देना है, एंड यू विल गेट दिस 2 वैल्यूज. और आप इन लोगों को सॉल्व कर लेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, बी का वैल्यू आ जाएगा 2.9. तो आपका जो स्ट्रेट लाइन, बेस्ट फिटिंग स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा. y प्लस, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, y प्लस y इक्वल्स टू 1 प्लस 2.9x. अब इसमें आपको प्रिडिक्ट करना है फॉर x इक्वल्स टू 9.6, y का वैल्यू क्या होगा, एंड द वैल्यू शुड बी 28.84. पता है ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहले सॉल्व किया था, स्टार्ट किया था ग्रुप बी से सॉल्व करना. ये क्वेश्चन करते पता है, अरे मैंने बच्चों को ये क्लास में कराया था, हाँ. फिर मैंने दासपाल देखा, अरे भाई ये तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है. फिर तब एक एक करके याद आ रहा है, हाँ सभी तो क्या करें, फिर भी इसीलिए दिखा देता हूँ सब कुछ. ओके, तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, और ये पीडीएफ मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं. ये वाला है ना के इंटू, हाँ, यूनिवर्सिटी ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बताया भी था कि के का वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है. द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स और रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन, है ना. इफ एक्स मतलब द डेंसिटी फंक्शन इज गिवन एंड द रेंज डोमेन ऑफ एक्स इज गिवन फ्रॉम 1 to 2. हमें सिर्फ ये नहीं निकालना है, हमारे क्वेश्चन में ये नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट दोनों था, दैट इज वैल्यू ऑफ के एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट. तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, राइट. ओके, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के. अब इसके लिए क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो फंडामेंटल एक प्रॉपर्टी है ये आपको पता होना चाहिए, है ना. तो सिर्फ वही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एंड दिस इज फॉर द जनरल केस जहाँ पे वी राइट की -∞ लेस देन
x लेस देन इन्फिनिटी। अब ये जो रेंज जो है ना, ये दिस इज गिवन इन द इंटरवल, लाइक द इंटरवल इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब ये क्या होता है कि इसको हम लोग तोड़ते हैं, है ना, इसको वी ब्रेक लाइक दिस फ्रॉम -1 टू -infinity to 1, देन 1 to 2 एंड देन 2 to infinity, राइट। अब इन दोनों इंटरवल में जो है ये 0 हो रहा है, क्योंकि फंक्शन जो डिफाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 के बीच में डिफाइंड है, बाकी यहाँ पे वो फंक्शन पुट हो जाएगा k इंटू x माइनस 1 जो भी है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ ये वाला पार्ट ही उठाते हैं। दिस इज द लॉजिक। एनीवेज, सो दिस इक्वल्स टू 1, तो बस यहाँ से हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, बेसिक सा इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। सो वहाँ से हम लोग को सॉल्व करके k का वैल्यू जो है वो 6 मिल जाएगा सिंपली, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो अच्छा, दिस इज द पीडीएफ मैंने हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो लिख के एक बार फ्रेश करके पीडीएफ जो है हम लोगों ने लिख लिया है। फिर उसके बाद व्हाट वी हैव डन, वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल। कैसे करना है? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। अच्छा, पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे इंटरवल्स क्या क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में x का जो इंटरवल गिवन है वो है 1 से लेके 2 के बीच में। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा हमें पूरा दिखाना है, -इन्फिनिटी लेके, मतलब x का वैल्यू -इन्फिनिटी से स्टार्ट करके +इन्फिनिटी तक हर एक वैल्यू के लिए क्या क्या होगा वही हमें दिखाना होता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। तो पहला इंटरवल बनेगा -इन्फिनिटी से 1 तक का, सेकेंड इंटरवल बनेगा 1 से लेके 2 तक का, और लास्ट इंटरवल बनेगा 2 से लेके +इन्फिनिटी तक का। दीज 3 इंटरवल्स में हमें जो यहाँ पे fx डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होगा दैट वी हैव टू राइट हियर, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, है ना, दिस। और क्योंकि फंक्शन जो है इसी इंटरवल में डिफाइंड है, तो बाकी इन दोनों में ये 0 ही होगा। एक बार देख ले, मतलब इसमें तो 0 होगा बिकॉज दिस इज दिस, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है, मैंने दिखाया था ये डिस्क्रीट के लिए भी सेम होता है, कंटिन्यूअस के लिए भी सेम होता है। जो लास्ट स्टेप का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ना, वो ऐड हो जाता है नेक्स्ट स्टेप के साथ। तो कैसे किया जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए ये 0 होगा, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो ये 0 होना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो इंटरवल दैट इज 1 से लेकर 2 के बीच में। अब इसमें क्या हो रहा है, -इन्फिनिटी x नहीं होगा, ये 1 होगा, -इन्फिनिटी 1 देन 1 2, मतलब मैंने यही बताया था आपको कि आप इस इंटरवल के लिए x का वैल्यू इस इंटरवल के लिए आप लोग निकाल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेकिन जो करना हमें, मतलब इसके पिछले लास्ट वाला जो इंटरवल है उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिला था वो भी हमको ऐड करते चलना है। तो ये हो गया -इन्फिनिटी से लेके 1 तक, फिर 1 से लेके x तक, और ये जो x है दिस x वेरीज फ्रॉम 1 to 2, दिस इज द पॉइंट, राइट। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ना फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वो x के फॉर्म में ही आना है, दैट विल गेट इन फॉर्म ऑफ x ओनली। तो हमें यहाँ पे अपर लिमिट में x को रखना है, वी हैव टू कीप x हियर इन द अपर लिमिट, राइट। तो अब सेम है, अब fx का तो आपको पता ही है, इसको आप लोगों को इंटीग्रेशन कर लेना है, एंड देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड यू विल गेट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर दिस इंटरवल 1 से लेकर 2 तक का। अब वो जो मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है, जो एकदम फर्स्ट वाला जो होता है वो हमेशा 0 होता है, और जो एंड वाला जो होता है 1 होता है। ये मैंने बताया इन द वो जो पेपर सोल्यूशन वाला वीडियो था, उसमें मैंने डिस्क्रीट के लिए सेम चीज़ किया था, तो उसमें मेरा सब कुछ वहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, लास्ट मतलब ये जो हम निकाल रहे हैं फॉर x ग्रेटर देन 2, इसमें एकदम पहला वाला जो ये जो इंटरवल है -इन्फिनिटी लेकर 1 तक, उसका ऐड उसके साथ 1 से लेकर 2 तक का ऐड होगा, फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे विल गेट द वैल्यू एज 1। सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शुड लुक लाइक, सिंपल, राइट। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम रिग्रेशन टू रिग्रेशन इक्वेशन, मतलब रिग्रेशन से क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन ये भी देख सकते हैं, दिस इज आल्सो फ्रॉम दासपाल। एवरी क्वेश्चन इज फ्रॉम दासपाल्स, और वो भी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, ठीक है। तो दिस इज द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, और हमें पता है कि x ऑन y का जो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होता है, दैट स्लोप इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1/bxy, दैट इज 1 रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। तो यहाँ से हमें bxy मिल जाना है 4, सिंपल। और ये जो इक्वेशन है दैट इज y ऑन x, इसका जो स्लोप है दैट स्लोप इज एग्जैक्टली इक्वल टू द byx, दैट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो byx मिल जाएगा आपको k। अब हमें ये भी पता है कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर जो है ये रिग्रेशन दोनों कोएफिशिएंट्स का
प्रोडक्ट के इक्वल होता है. सो इफ यू पुट द वैल्यूज हियर यू विल गेट दिस, राइट. अच्छा, अब हमें ये रेंज पता है ना, -1 से लेके 1 तक होता है आर का वैल्यू. स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर करने से सर आप सोचेंगे -1 का स्क्वायर करने से, हम लोग तीनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो ये तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाना है. लेकिन भाई आप ये समझिए कि आर का मतलब स्क्वायर क्वांटिटी जो है, दैट लाइक वी कैन से दिस इज like when we are doing the squaring thing ना, this part is completely invalid, क्योंकि कोई भी नंबर को हम जब स्क्वायर कर देंगे वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता. that can be 0 or can be greater than 0. so this should be the left limit or the minimum limit we can say for any squared quantity. कुछ भी स्क्वायर्ड क्वांटिटी हो, ये सभी के लिए ट्रू है. तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये आर ये जो वैल्यू हमें मिला है 4 की हमें पुट कर देना है. तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट इस इनइक्वालिटी को, देन यू विल गेट द रेंज ऑफ के. आपको इस के का इंटरवल ही निकालना था, तो के का इंटरवल आ जाएगा 0 से लेके 1/4 तक, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल मीन, है ना. एक लार्ज पॉपुलेशन है, बता ही दिया, और सैंपल साइज जो है वो 400 ग्रेटर देन 30 है, तो डेफिनेटली लार्ज सैंपल. विथ मीन, तो सैंपल मीन गिवन है x बार. कैन इट बी रिजनेबली रिगार्डेड दैट द मीन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज म्यू, ये होगा कि नहीं होगा ये क्वेश्चन है. और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन मतलब सिग्मा भी गिवन है. तो देखिए लार्ज सैंपल है, पता चल गया, तो लार्ज सैंपल टेस्ट लगाना है. सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉपुलेशन के बारे में डेटा गिवन है फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, तो क्या बन गया ये लार्ज सैंपल टेस्ट दैट इज ऑफ सिंगल. अब क्वेश्चन पूछा गया है कि मीन के बारे में, मीन ऑफ द पॉपुलेशन, तो लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल मीन ये बन गया. फिर उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दो ही हो सकता है कि येस पॉपुलेशन मीन कैन बी 171.17, और answer number 2 that is no, the population mean cannot be equals to 171.17. so your null hypothesis H0 will be mu equals to 171.17 and the alternative hypothesis will be equals to mu not equals to 171.17. simple. so this will be a case of two-tailed test. तो टू टेल टेस्ट और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है. तो आपको पता है कि इसमें क्रिटिकल वैल्यू क्या यूज़ करना है, मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया. तो सब कुछ अगर करेंगे अच्छे से, और टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्म भी आप लोगों को पता है फॉर जेड टेस्ट, लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल मीन दैट इज x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय √n. सो एवरीथिंग हियर यू नो, एंड इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज एंड ऑल यू विल गेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक एज इसका हाँ ये रहा. सो अगर आप लोग सब कुछ करेंगे ये रहा, है ना, दिस इज योर नल हाइपोथेसिस, दिस इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एंड इफ यू डू दैट यू विल गेट दिस 1.27 यू विल गेट एज द 1.27 विल गेट एज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, और आपका जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.96. तो लास्ट स्टेप क्या बनेगा, द टेस्ट statistic you are getting that is 1.27, since it is less than the critical value 1.96, so therefore H0 will be accepted and H1 will be rejected. तो हम लोग का H0 क्या था कि yes the population mean can be taken as 171.17, so this will be our final answer. That's it, simple. इसके बहुत मैंने कराया है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रॉम दिस पार्ट. तो ग्रुप बी का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने बता दिया. तो चलते हैं ग्रुप सी में जल्दी से. अच्छा, ग्रुप सी को मैंने थोड़ा सा लाइक पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. हाँ, यही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ग्रुप सी. तो अच्छा, ये भी हम लोग मेजर करते चलेंगे कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम विच पार्ट. सो दिस क्वेश्चन पीडीएफ का क्वेश्चन है, और ये भी पीडीएफ का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूरा का पूरा 15 मार्क्स जो है ये प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है. अच्छा, अब ये दोनों का दोनों क्वेश्चन, एक तो एग्जाम्पल नंबर 6 है और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक. एक के बाद एक क्वेश्चन जो है वो दे दिया. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है, दिस fx इज गिवन एज मॉड्यूलस ऑफ x. तो आपको प्रूफ करके बताना है कि और मतलब किस तरीके से गिवन है, दिस इज व्हेन x इज बिलोंगिंग टू -1, एंड 0 अदरवाइज, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन fx है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पीडीएफ. अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने का या फिर मास फंक्शन होने का दोनों ही पॉइंट है. दैट फर्स्ट पॉइंट इज द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड द सेकंड पॉइंट इज इफ आई इंटीग्रेट द फंक्शन इन बिटवीन द गिवन इंटरवल द वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1. ओके, तो पहले तो हम लोग मॉड फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, एंड द मॉड फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस -x एंड 0, सिंपल, राइट. अच्छा, एक चीज़ तो आप लोग समझ लीजिए कि fx जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है. मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर.
अच्छा, क्यों जीरो होगा? क्योंकि आप देखिए जब इस इंटरवल में x का वैल्यू लाई कर रहा है, कौन सा इंटरवल यहाँ पे x का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा और फंक्शन जो है वो डिफाइंड ही है माइनस ऑफ x, तो आप यहाँ पे x का कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऑफ दैट माइनस वैल्यू इट विल बिकम अ प्लस वैल्यू ऑलवेज। तो इन दिस केस एफ एक्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे x तो पॉजिटिव है ही, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। तो एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, सो द फर्स्ट पॉइंट इज सेटिस्फाइड वी कैन से। हमें नेक्स्ट पॉइंट प्रूफ करके दिखाना है कि जो गिवन इंटरवल है उसके बीच में एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें जो वैल्यू है वो 1 मिलना चाहिए, ठीक है, दैट इज दिस वन। अच्छा, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू गिवन है -1 से +1 के बीच में, तो -∞ टू 1 -1 तक होगा, -1 से लेके 1 तक होगा और 1 से लेके +∞ तक होगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को जो है ब्रेक कर लेना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बीच में एक और बार ब्रेक होगा क्योंकि 0 पे वैल्यू जो है डिबेट होता है मॉड्यूलस फंक्शन का, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन का डायग्राम आप लोगों को पता होना चाहिए। दिस इज हाउ इट इज, so this is the -x part and this is the +x part, और बीच में हो रहा है 0, at x equals to 0 it is 0। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग को इसको ब्रेक कर लेना है, और इस वाले पार्ट में यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं तो यहाँ पे 0 होगा, और जो एंड वाला पार्ट है यहाँ पे भी फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा। -1 to 0 इस वाले पार्ट में फंक्शन का वैल्यू होगा -x, 0 to +1 में फंक्शन का वैल्यू होगा +x, और इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट 1। सो द 2 पॉइंट्स आर प्रूव्ड। नेक्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी देन हमें कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करने का वही सेम तरीका है जो कि मैंने लास्ट प्रॉब्लम में आप लोगों को बताया था। पहले इस वाले पार्ट से देखिए, आपको मेन यहाँ पे मतलब किस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे, कितने सारे इंटरवल में होगा। एक तो -∞ लेके से लेके 1 तक का, -1 तक का होगा, फिर एक होगा -1 से लेके 0 तक का, फिर 0 से लेके +1 तक का, एंड देन 1 से लेके +∞ तक का। दिस इज हाउ वी विल ब्रेक इट, दिस इज हाउ वी विल ब्रेक इट, ओके। तो अब इस बीच में तो इसके बीच तो 0 ही है वैल्यू क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, और बिल्कुल वही सेम तरीके से लास्ट वाला ऐड करते जाना है और इंटीग्रेट करते जाना है, एंड यू विल गेट दिस 4 केसेस जो कि मैं बता रहा था, राइट। यहाँ पे काम कीजिए। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, डजंट मैटर, सेम ही। तो दिस इज हाउ विल डू इट, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, हमें मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है फॉर अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ गिवन है कुछ इस तरीके से, ठीक। अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, दिस एंटायर पार्ट इज फ्रॉम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी का पार्ट है डेफिनेटली, बट फ्रॉम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। नो स्पेशल केस, जस्ट द सिंपल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है, पीडीएफ गिवन है। यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको ब्रेक करना आना चाहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक करके दिखा देता हूँ, बाकी का काम जो है वो बिल्कुल सेम है। ये यहाँ पे नहीं बोला आप लोगों को, और मीन और वेरिएंस का भी मैं ये बता देता हूँ। पहले तो फंक्शन को ब्रेक करना सीख लीजिए। ये जो मॉड्यूलस ऑफ 1 - x फंक्शन है, देखिए इसका वैल्यू कैसे होगा, दिस विल बी प्लस ऑफ दिस, कब? ऑब्वियसली व्हेन 1 - x इज ग्रेटर देन 0, और वो कब होगा? जब इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू आर गेटिंग x इज लेस देन 1। तो इसका मतलब एक तो आपको मिल रहा है कि मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ 1 - x इज इक्वल्स टू 1 - x व्हेन x इज लेस देन 1, और दिस विल बी माइनस ऑफ 1 - x, है ना। मॉड्यूलस उठाने से हमें 2 मिलता है, 2 साइन मिलते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। नेगेटिव कब होगा? ऑब्वियसली जब 1 - x इज लेस देन 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब माइनस ऑफ 1 - x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। तो अकॉर्डिंगली ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये भी अकॉर्डिंगली डिफाइन हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स विल बी 1 - 1 - x, है ना। मैं जब x इज लेस देन 1 और 0 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि गिवन जो इंटरवल है वो 0 से लेकर 2 के बीच में है, तो यहाँ पे जो ब्रेक होगा एक 1 पे ब्रेक होगा, 1 से लेकर 2 पे ब्रेक होगा, और 2 से ग्रेटर में जाएगा, और 0 से लेस में भी जाएगा। एनीवेज वो मैं बाद में आ रहा हूँ, तो पहले ये हो जाएगा। और तो फिर ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है सिंपली x आ रहा है, कब? व्हेन दिस। और 1 से लेकर 2 के बीच में क्या हाल चाल है? 1 से लेकर 2 के बीच में एक जहाँ पे ग्रेटर देन 1 है ना, एक जहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो वहाँ पे 1 माइनस ऑफ ये प्लस हो जाएगा फिर सिंपली, तो 1 - x, तो ये आ जाएगा 2 - x, ये आ जाएगा 2 - x व्हेन दिस। तो दिस इज हाउ द फंक्शन इज डिफाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल।
एक x होगा जहाँ पे x का वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, और एक हो जाएगा 2 - x जहाँ पे x का वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। तो बिल्कुल वही सेम है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का क्या होता है, ये जो fx दिया होता है ना, अभी तक हम लोग सभी जगह पे इसी को ही इंटीग्रेट कर रहे थे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला क्या बताता है कि आप इसके साथ एक x को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है उसके साथ एक x मल्टीप्लाई होगा, फिर जाके वो इंटीग्रेट होगा, और बिल्कुल वैसे रेंज में ब्रेक करके आपको इंटीग्रेशन करना है, और आपका इससे आंसर आ जाएगा 1। दैट इज मीन का वैल्यू जो आ जाएगा वो जाएगा 1। अच्छा, अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ये है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। अब ये आपको मिल चुका है, दिस इज 1, और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होगा, तो ये लेके दिक्कत है नहीं। आपको ये निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, क्या होता है कि मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू द पावर के, अगर मैं जनरल फॉर्म में बोलूं तो ये क्या होता है कि एक्स टू द पावर के इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो अगर एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, सिंपल। तो बिल्कुल वही सेम तरीके से आपको इंटीग्रेट कर लेना है, देन यू विल गेट दिस। तो फाइनल आंसर आ जाएगा वेरिएंस का, दैट इज 1/6, सिंपल। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज फ्रॉम वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई इज दिस, सो वी कैन से दिस इज अगेन, दिस कैन गो टू प्रोबेबिलिटी एज वेल एज दिस कैन गो टू स्टैटिस्टिक्स। इसका जो पार्ट बी था वो प्रोबेबिलिटी का था, आई कैन से दिस इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी पार्ट, और वही सही रहेगा प्रोबेबिलिटी बोलना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से कितना मार्क्स के लिए आया, ये 5 मार्क्स के लिए आया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से 5 मार्क्स हो गया यहाँ पे। अब ऐड करते चलना, ठीक है। वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई का प्रूफ करना है। तो वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई, देखिए आप लोग अगर x प्लस वाई को मन ही मन u मान लेंगे, तो वेरिएंस ऑफ u का जो फॉर्मूला रहेगा, दैट इज वी नो दैट इज 1/n समेशन uy स्क्वायर माइनस u बार होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ u, वेरिएंस ऑफ u वी कैन से। तो यहाँ पे u क्या है, u यहाँ पे है xi माइनस yi, और ui इज xi प्लस वाई आई। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा। और अच्छा, ये भी फॉर्मूला था, और सॉरी दूसरा एक और भी फॉर्मूला था इसका, दैट इज 1/n समेशन यू आई माइनस यू, जो बेसिक फॉर्मूला था, जो एकदम फर्स्ट जो फॉर्मूला आता है, दैट इज डिस्पर्शन का मेजरमेंट करने से जो हमें फॉर्मूला मिलता है वेरिएंस का, वही फॉर्मूला है। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया और कुछ नहीं। तो मतलब मैंने नहीं यूज़ किया है, बुक में यूज़ किया गया है, ठीक है। मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ। तो वही है, सिंपल, ठीक है। और वही फॉर्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एक जिस यहाँ पे याद रखना कि ऐसे अगर लाइक x प्लस वाई का होल बार है, तो इसको ये हम लोग लिख सकते हैं इससे x बार प्लस वाई बार, दैट इज मीन का जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आधारित है ये, ठीक है। तो दिस विल गेट सिंपली, एंड ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे ना, एक्स आई के साथ एक्स बार मैंने ले लिया, वाई आई के साथ वाई बार ले लिया, और होल स्क्वायर जैसा है। अब इसको मैंने ए है ना, दिस इज योर ए मान लीजिए, एंड दिस इज योर बी, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उसके फॉर्मूले में इसको ब्रेक किया है, और बाहर ये जो 1/n इंटू समेशन था उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों के साथ। सो दिस विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, दिस विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई, एंड दिस विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो आपको जो ये मिल गया, दैट इज दिस, सिंपल। तो दिस इज डन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो दूसरा पार्ट है, कहाँ पे है, ये तो नहीं है क्या ये, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का ये जो पार्ट है। अच्छा, अब शायद ये दिख नहीं रहा आप लोगों को प्रॉपर्ली, ये भी राजपाल का प्रॉब्लम है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। बेसिकली ये टेबल गिवन है ना, मतलब इस टेबल में सिर्फ ये सब वैल्यूज गिवन था। ये तो हम लोगों को ये ढूंढना है, मतलब वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यूज। ये चीज़ गिवन था, ये दोनों गिवन था, ये भी गिवन था, और ये भी गिवन था। ये सब कुछ चीज़ें गिवन था जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है ना, दिस थिंग्स वर गिवन इन द क्वेश्चन। और इसके साथ साथ कोवेरिएंस भी गिवन है। कोवेरिएंस इज गिवन एज -1/2। यू हैव टू फाइंड द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यू हैव टू वेरीफाई कि एक्स एंड वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, और x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 6 पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा वो निकालना है। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y निकालना है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकालना है आप लोगों को एक एक करके। तो देख लेते हैं जल्दी से, कुछ नहीं है, सिंपल है। तो मैंने बताया था, ये सजेशन का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था, अगर किसी बच्चे को ये टेबल बनाना पता है कि कैसे बनाया जाता है, सो ही और शी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दिस पार्ट। और वही है, तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया P11, P12, P21, P22 करके। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि इन दोनों का जो सम है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ। इन दोनों का जो सम है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ।
कलम वाइज जो सम है दिस इज इक्वल्स टू 1/3, ये कलम वाइज जो सम है दिस इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये सभी यहाँ पे यूज़ करके तो मैंने यहाँ पे मतलब सोल्यूशन जो है इस पर क्या किया गया, हम लोगों को रो का सम वहाँ पे गिवन है, दिस इज रो का सम, दिस इज रो का सम, दिस इज कलम का सम, दिस इज कलम का सम, सिंपल। तो मैंने क्या P11 को हम लोगों ने x ले लिया है, तो P12 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस x, अभी जो मैंने बताया था। तो P21 क्या हो जाएगा 1/3 माइनस x, बिल्कुल इसी तरीके से। P22 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस P21। अब P21 तो अभी हम तो एक वेरिएबल लेने से तीनों का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल ओनली, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला कैसे डिफाइंड है, इस जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला कैसे डिफाइंड है, देख सकते हैं 5 इंटू 1/2 मतलब दिस इंटू दिस, x इंटू ये था ना, वही तो था x इंटू एफ आई, एक्स आई इंटू एफ आई उसका सम, प्लस 7 इंटू 1/2, ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, राइट। एक्सपेक्टेशन ऑफ xy क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई दैट इज 5 इंटू 3 इंटू P11, इस तरीके से 5 इंटू 6 इंटू P12, 7 इंटू 3 इंटू P21, 7 इंटू 6 इंटू P22, बिल्कुल इस तरीके से, राइट। अब इसमें वो हम लोगों ने वैल्यूज निकाला था P12 वगैरह का, एंड आई हैव पुट ऑल द वैल्यूज, तो सिंप्लीफाई करने से वी आर गेटिंग दिस। कोवेरिएंस का फॉर्मूला हमें ये पता है, एंड दिस आई हैव डिराइव्ड इन द, आई हैव शोन दिस इन द वेरी लास्ट 1 और 2 वीडियोस, उसमें किसी में दिखाया था मैंने इसका। कोवेरिएंस का यही फॉर्मूला है, गेटिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ओनली, एनीवेज। तो इसमें कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -1/2। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई अभी हम लोगों ने लिखा है, निकाला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वी हैव कैलकुलेटेड, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई वी हैव कैलकुलेटेड, इफ यू पुट ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसे ही एक्स मिल गया तो आप लोगों को ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा, यू विल गेट द टेबल। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें निकालने के लिए बोला है एक एक करके वी हैव कैलकुलेटेड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कैसे बोल सकते हैं, है ना, कि अगर जो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन है, वी कैन से मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन का प्रोडक्ट और उसका उन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग जॉइंट डेंसिटी फंक्शन अगर सेम आ रहा है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर P11। अब P11 जो है दिस शुड बी इक्वल टू, अगर ऐसा हो रहा है तो Px1 इंटू Py1, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इनसे इक्वल हो रहा है और अगर ये सभी के लिए हो रहा है, फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ये अगर हो रहा है, तो देन जाके वी कॉल इट अ इंडिपेंडेंट, लाइक द वेरिएबल्स विल बिकम इंडिपेंडेंट। तो देख लेते हैं P11 का वैल्यू क्या है 1/12, Px1 क्या है, दिस इज योर Px1 एंड दिस इज योर Py1, दिस इज योर Py1, क्या इक्वल है, ये आ रहा है 1/6। तो 1/12 क्या 1/6 के साथ इक्वल है, नहीं है, कतई नहीं है, है ना। तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट नहीं है, एक के लिए नहीं हो रहा है तो इंडिपेंडेंट नहीं है डेफिनेटली। ये निकालने बोला है x = 5 और y = 6 पे, x = 5 और y = 6 के लिए कौन सा आ रहा है 5/12, तो 5/12 आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। x इज ग्रेटर देन y, तो अब देख लीजिए कि x इज ग्रेटर देन y कहाँ पे हो रहा है, दैट इज x का वैल्यू y से वैल्यू से ज़्यादा कहाँ पे है। अगर x आप 5 लेंगे, है ना, if x is 5 then definitely 5 is greater than 3, तो 5,3 can be taken as a ordered pair। 5,6 आप लोग नहीं ले सकते क्योंकि 5 x से y से ग्रेटर नहीं हो रहा है इन दैट केस। 7 जो है वो 3 से भी ग्रेटर है, 6 से भी ग्रेटर है, तो 7 3 भी हो जाएगा, 7 6 भी हो जाएगा, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे सम हो जाएगा, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे वैल्यूज है उनको लेके सम कर देना है, आंसर आ जाएगा सम, राइट। तो ये हो गया। अच्छा, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी से है और ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए है ना, ऐड करते चलना, कीप ऑन एडिंग और एंड में बताना जाके प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है या स्टैटिस्टिक्स से। अच्छा, फिर इसके बाद मैं चला जाता हूँ ग्रुप सी का, ये कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा हाँ ये रहा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आ गया है ये कर्व फिटिंग का, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि और क्वेश्चन आया भी ये 15 मार्क्स का और ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, तो स्टैटिस्टिक से 15 मार्क्स, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का। तो करना क्या है इसमें, क्वेश्चन जो है ना वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म से ही बनेगा। तो y = a इंटू b⁴x फॉर्म है, जिस कर्व को हमको फिट करना है, एक्सपोनेंशियल कर्व जिसको हमें फिट करना है, दिस इज द फॉर्म। व्हाट विल डू, विल टेक लॉग इन बोथ द साइड्स, इनके दोनों साइड में हम लोग लॉग ले लेंगे, है ना, log/10। तो log/10 y इज इक्वल्स टू log/10 a इंटू b⁴x,
ठीक है। तो हमें क्या पता है कि लॉग के ब्रैकेट में अगर दोनों टर्म प्रोडक्ट होता है तो वो जो होता है सम के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो log बेस 10 a प्लस log बेस 10 b टू द पावर x। और हमें ये भी पता है जो पावर में होता है मैंटिसा का वो सामने आ जाता है, इंटू हो जाता है ना। तो x इंटू log बेस 10 b, ठीक है। तो आप लोग का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेट मी जूम इट, आई होप यू कैन सी इट। एनीवेज सो यू विल गेट दिस। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये भी ना राजपाल का सॉल्व एग्जाम्पल में से है ना, क्वेश्चन में से। तो एनीवेज तो log बेस 10 y को आप लोगों को कैपिटल Y ले लेना है, ठीक है। log बेस 10 a को वी आर टेकिंग एज कैपिटल A। ये हम इसीलिए कर रहे हैं सो दैट वी कैन कंपेयर द फॉर्म विद स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म अभी हम लोगों ने किया था कुछ देर पहले, बिल्कुल उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बनाना क्या क्या है, नॉर्मल इक्वेशंस आप लोगों को बताए, दिस टू विल बी द नॉर्मल इक्वेशंस, मैंने कुछ देर पहले बताया था स्ट्रेट लाइन के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैपिटल वाई आई आप लोगों को सिर्फ एक नया चीज़ निकालना है कि स्मॉल वाई आई के ऊपर अगर आप लोग log बेस 10 लगाएंगे तो आपको कैपिटल वाई मिल जाना है, ठीक है। एक्स आई का स्क्वायर, स्मॉल एक्स आई का स्क्वायर और एक्स आई इंटू इन दिस न्यू कैपिटल वाई आई। तो इन सभी का सम्स वगैरह निकाल लेना है। और देन यू हैव दिस टू नॉर्मल इक्वेशंस, इनमें ये सभी वैल्यूज़ को जो है पुट कर देना है, सिंप्लीफाई करना है, ए और बी आ जाएगा। फिर ए और बी को आप लोग पुट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज लाइक दिस। तो मतलब ये कैपिटल ए कैपिटल बी है, ठीक है। अब कैपिटल ए से स्मॉल ए निकालना है एंटी लॉग करके, मतलब सिंपली e टू द पावर कर देना है, सिंपल। तो ये करने से स्मॉल ए का वैल्यू आ जाएगा 1000 एंड स्मॉल बी का वैल्यू आ जाएगा 0.8002। तो आपका जो एक्सपोनेंशियल कर्व का जो फॉर्म बनेगा, जिन्होंने भी ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना उनके लिए है कुछ इस तरीके से 1000 इंटू 0.8002 टू द पावर x y इक्वल्स टू द फॉर्म, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स से आया हुआ है एंड टू बी प्रिसाइज्ड लार्ज सैंपल टेस्ट से आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 पूरा 15 मार्क्स जो है दिस इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स वी कैन से। देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है, स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा है, आई एम सेइंग नथिंग, यू विल गिव मी द इन्फॉर्मेशन इन द एंड कि प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा है या फिर स्टैटिस्टिक्स है। और अगर मतलब सही में बहुत ज़्यादा है या फिर मार्जिन जो है वो बहुत क्लोज है, यू विल सी इट एंड विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली। अच्छा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है दिस इज डेफिनेटली 2 सिटीज, इसका मतलब पहले शुरू में ही डिफरेंस ऑफ समथिंग बन गया क्योंकि 2 पॉपुलेशन है। और लार्ज सैंपल टेस्ट के, अच्छा लार्ज सैंपल टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट मिला के क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन आई हैव डिस्कस्ड दिस थिंग्स वेरी मच इन डिटेल्स इन माय वीडियो लेक्चर्स सीरीज बनाया हुआ है मेरे चैनल में, देख सकते हैं इफ़ यू वांट। एंड जो क्वेश्चन है ये भी हर एक क्वेश्चन राजपाल का सॉल्व एग्जाम्पल में से उठाया गया है एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। मैं आपको सिर्फ वैल्यूज और टाइप्स जो है मैं बता दे रहा हूँ। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। एंड सैम्पल साइज जो आप देख सकते हैं दिस इज योर N1, दिस इज योर N2, सो सैम्पल्स आर डेफिनेटली लार्ज सैम्पल्स, तो ये बन जाएगा लार्ज सैम्पल टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन, तो Z टेस्ट यूज़ होगा इसमें। और जो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये आपको यूज़ करना है ना। टेस्ट स्टैटिस्टिक मैंने कुछ इस तरीके से बताया था, P1 कैप माइनस P2 कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ कैपिटल P इंटू 1 माइनस कैपिटल P इंटू 1/N1 प्लस 1/N2, पूरा का पूरा ये मॉडुलस के अंदर। दिस इज योर फॉर्म ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक। सर यहाँ पे P1 कैप क्या बनेगा, P1 कैप इज योर x1/N1 दैट इज 600, तो N1 हो गया और इस 600 में से लिटरेट कितने हैं, 400 पेपर इलिटरेट है, तो ये हो गया 400/600। सिमिलरली आपको P2 कैप मिल जाएगा, है ना। कैपिटल P आप लोग को निकाल लेना है, व्हाट इज कैपिटल P, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। सो यू नो ऑल द वैल्यूज हियर, x1 x2 N1 N2 सब पता है, पुट करना है, कैपिटल P आपको मिल जाएगा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है, क्रिटिकल वैल्यू भी गिवन है, सो एवरीथिंग इज गिवन हियर, है ना, एवरीथिंग इज गिवन। सो दिस विल कैलकुलेट एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक का मैं वैल्यू बता दूं क्या आ जाएगा आप लोग को, 2.66 यू विल गेट एज द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन, 2.66। और क्रिटिकल वैल्यू है आप लोगों का 1.96, कहाँ गया ये वैल्यू, 1.96, ठीक है। तो if 2.66 that is the test statistic is greater than 1.96 then H0 will be rejected, H1 will be accepted। वैसे hypothesis क्या था, question क्या था, we have to check the 2 cities have the same percentage of literacy,
इसका मतलब नो कंपैरिजन इज देयर, दैट इज दे आर आस्किंग कि इस तरीके से पूछा कि फर्स्ट सिटी का जो लिटरेसी है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सेकंड सिटी, नो नथिंग लाइक दैट. सो डेफिनेटली नो कंपैरिजन मींस टू टेल टेस्ट नॉट इक्वल्स टू साइन विल बी देयर हियर, है ना. सो टू टेल टेस्ट एंड बिल्कुल उसी तरीके से कर देना है हमें, राइट. ओके, सो इसका आंसर जो बन जाएगा H1 इज एक्सेप्टेड. सो H1 क्या था हम लोग का, P1 नॉट इक्वल्स टू P2, दैट इज no, the two cities are not having similar literacy, that will be the answer. The two cities have not same percentage of literacy, that will be your final answer. Okay, question number 2 पे चलते हैं. This question is from company claims that the consistency regarding, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी important है एंड मैंने बताया था बहुत बार ये. This is from the difference of standard deviation, difference of standard deviation, ठीक है. स्मॉल सैम्पल लार्ज सैम्पल टेस्ट है ना. एक सैम्पल साइज है 30, दिस इज योर N1 एंड दिस इज योर N2, राइट. तो ये भी डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लार्ज सैंपल टेस्ट है ना. तो इसमें Z टेस्ट आपको यूज कर देना है सिंपली. लार्ज सैंपल टेस्ट, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है. तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, मेरा ये मैंने बताया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया हुआ है इसमें. तो ये है आप लोगों का, और इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है इसका वैल्यू आ जाएगा 0.452. ये आप लोगों का फॉर्मूला S1 माइनस S2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ S1 स्क्वायर बाई 2N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई 2N2. अब एवरीथिंग क्वेश्चन में गिवन है ना, इसको निकालना है. 0.452 आपका आएगा वैल्यू, आंसर आएगा. और देन यू हैव टू वेरीफाई विद द टेस्ट स्टैटिस्टिक विद द क्रिटिकल वैल्यू. क्रिटिकल वैल्यू इसमें गिवन है, Z क्रिटिकल 1.645 गिवन है. कंपेयर करना है, लेस आ रहा है तो H0 जो है आपको एक्सेप्ट हो जाएगा. H0 क्या था, H0 की अच्छा क्वेश्चन क्या था, वहाँ से H0 पता चलेगा कि टेस्ट वेदर द क्लेम ऑफ द कंपनी इज जस्टिफाइड. अब क्लेम क्या था, claim was the company, a company claims that the consistency regarding lifetime of the electric ball produced by them is superior. तो yes, मतलब जो इसका दो आंसर हो सकता है. yes it is superior for the first company, तो उसमें एक ग्रेटर देन या फिर लेस देन आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. एंड दूसरा आंसर बनेगा नो इट इज नॉट सुपीरियर. दैट मीन्स नॉट सुपीरियर का मतलब बन जाएगा दोनों का जो कंसिस्टेंसी वो सेम है, तो उसमें इक्वल्स टू साइन आ जाएगा. हमें पता है इक्वल्स टू साइन वाला जो स्टेटमेंट होता है वो नल हाइपोथेसिस में जाता है. तो H0 हम लोग का बन जाएगा सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2, ठीक है. तो इसका मतलब अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, दैट इज सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 एक्सेप्टेड है, इसका मतलब फाइनल आंसर बन जाएगा कि उन दोनों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है टू पॉपुलेशंस का, दे आर सेम, मतलब देयर इज नो डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो उसका जो क्लेम है दैट क्लेम इज नॉट ट्रू बाय द वे, क्योंकि फर्स्ट कंपनी जो क्लेम कर रहा था कि उनका ज्यादा है, तो दैट इज नॉट ट्रू. सो ऑब्वियसली दिस इज द थिंग, राइट. ओके, नेक्स्ट वी हैव हियर फ्रॉम द C, इसमें क्या है, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशंस आर गिवन ऑफ टू नॉर्मल पॉप्स, तो ये भी डिफरेंस ऑफ समथिंग बनेगा, है ना. और सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 है, तो दिस इज योर N1 10 एंड N2 इज 12. तो ये स्मॉल सैंपल बन रहा है. तो वर्सेटाइल क्वेश्चन है, देख के अच्छा लग रहा है ना, सभी मॉड्यूल से उठाया है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है. स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ क्या, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन मीन्स, तो बन गया डिफरेंस ऑफ मीन. तो इसमें आप लोगों को क्या लगाना है, देखना है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन और नॉट. हाँ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, सो डेफिनेटली इसमें आप लोगों को Z टेस्ट लगाना है. मेरा वीडियो बना है इसके ऊपर, मैंने बताया वहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो स्मॉल सैंपल टेस्ट होते हुए भी आपको उसमें Z टेस्ट यूज करना है, एंड Z का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो यूज करना है इसमें, राइट. सो इफ यू यूज द टेस्ट स्टैटिस्टिक ऑफ Z, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला, ये है ना सॉल्यूशन. तो इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका आ जाएगा 2.28. आपको बिल्कुल Z वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है इसमें. सिग्मा 1 क्या था, हाँ नहीं सॉरी माय बैड, क्या था, x1 बार, दिस इज स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन, लेकिन यूज करना है Z का टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है. तो x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय, अच्छा ये रहा, लिखा तो है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस सिग्मा 1 स्क्वायर बाय N1 सिग्मा 2 स्क्वायर बाय N2, ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाइपोथेसिस क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या था, टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल और नॉट. सिंपल टू आंसर्स, यस इक्वल, नो नॉट इक्वल. इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस जाएगा वो ले जाएगा इक्वल वाला, सिग्मा 1 सॉरी μ1 इक्वल्स टू μ2, पॉपुलेशन मीन पूछा गया ना, μ1 इक्वल्स टू μ2, और नॉट इक्वल्स टू वाला चला जाएगा, सॉरी माय बैड, कहाँ पे, इसमें, ठीक है. तो बस सिंपली यही है, और उसमें Z टेस्ट यूज करना है. Z टेस्ट यूज करने के बाद यू हैव टू डू, आ गया दिस 2.28 आ जाएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक. क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे आप लोग का है 2.58 इज द क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है.
तो 2.28 जो कि लेस है स्टैटिस्टिक से क्रिटिकल वैल्यू से, इसका मतलब A0 जो है वो एक्सेप्टेड होगा। तो A0 का जो स्टेटमेंट था दैट इज द टू पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, ये जो है एक्सेप्टेड हो जाएगा सिंपली। ठीक है, बस और कुछ नहीं किया है। ओके ये हो गया। और फाइनली लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 11 रिमेन कर रहा है, बाकी रह रहा है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 हाँ ये रहा। अच्छा अब ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, दिस इज फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने बार बार बताया था अगर स्पेशल टाइप ऑफ कंटिन्यूअस से क्वेश्चन बन रहा है तो वो नॉर्मल का ही बनेगा, और दोनों का दोनों क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मल का ही है। तो वी कैन से 15 मार्क्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड टू बी प्रिसाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप ऐड कर सकते हैं कि ग्रुप बी में कितना आया, ग्रुप सी में कितना है प्रोबेबिलिटी स्टैट से, ग्रुप ए में कितना है, टोटल कितना है। लेट मी नो इन द कमेंट। हाँ मैंने नहीं किया है, मैंने मुझे देखना है ये। अच्छा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी दोनों के दोनों, ठीक है, एक 2014 का 4 का है और ये भी एक ईयर का है 2006 का है। तो बिल्कुल ईयर का क्वेश्चन है और सॉल्व एग्जाम्पल से दासपाल का, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है कि एक जो कंपनी एक कुछ मशीन है जो बोल्ट, मतलब वो जो बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट का बोल्ट, वो बोल्ट मैन्युफैक्चर करता है। और जो बोल्ट मैन्युफैक्चर का हम लोग मतलब जो लेंथ यहाँ पे ले रहे हैं ना, द रैंडम वेरिएबल एक्स इज टेकन, एक्स जो हम लेंगे यहाँ पे दैट डिनोट्स द लेंथ ऑफ द बोल्ट्स। ठीक है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वेश्चन में गिवन है ना, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, म्यू और सिग्मा भी गिवन है। तो पहले तो और ये बोल रहा है कि डिफेक्टिव नहीं होगा अगर इस इंटरवल में लाई करे, दिस इज द परफेक्ट इंटरवल फॉर अ बोल्ट, मतलब लेंथ ऑफ द बोल्ट का। अगर इससे बाहर जा रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफेक्टिव बोल्ट, राइट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या करते हैं हम इसे। मैंने बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पहले हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे वही किया हम लोगों ने, है ना। फिर उसके बाद मैंने अच्छा अब जो यहाँ पे दो x का वैल्यूज है दैट इज 3.8 एंड 4.3, तो x का वैल्यू 3 पॉइंट होने से z का वैल्यू क्या होगा, और x का वैल्यू 4.3 होने से z का वैल्यू क्या होगा, वो आपको पता कर लेना है। सर हम लोग क्यों स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन, मतलब यहाँ पे जो PDF गिवन है, और ये जो PDF है 1/√2 पाई टू द पावर माइनस t²/dt, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही PDF है। और ये जो वैल्यूज हम लोग को यूज़ करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से की दिया गया है। और ये जो यहाँ पे जो अपर लिमिट है ना, ये जो आप देख रहे होंगे, दिस इज ऑल्सो द वैल्यूज दैट विल गेट फ्रॉम दिस 3.8 एंड 4.3, इसी से मिलेगा, है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है, सो दैट यू कैन यूज ऑल द थिंग्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, like suppose I have to calculate this probability that the value of z will lie between this interval -0.42 plus 0.6, जो कि मिलेगा इस डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करके। और वो एक्चुअल में क्या है, वो इस कर्व लाइक एरिया अंडर द कर्व है और कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो एरिया अंडर द कर्व ही डिनोट करता है। तो आप लोग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कुछ इस तरीके से, इसको ब्रेक करके। क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे क्वेश्चन में जो लिमिट दिया हुआ था गिवन, वो यूज़ करना है, उस करने के लिए ही हम कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक कर रहे हैं, एंड सो दैट वी आर गेटिंग द आंसर्स। मैं यहाँ पे इसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू डू सो यू विल गेट द आंसर एज क्या निकालने बोला था वैसे इसमें, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा, मतलब इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 0.3811। तो ये तो आ गया परफेक्ट लेंथ होने का, मतलब परफेक्ट बोल्ट होने का, हमें डिफेक्टिव निकालना है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 1 माइनस कर देना है इसको। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6189 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम नॉर्मल का ही क्वेश्चन है, वो भी वही सेम इंटरवल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वही सेम डेटा गिवन है, इसको भी सेम तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और कन्वर्ट कर करके। और मैं बता देता हूँ हर एक केस का आंसर क्या आ जाएगा। वेट जब बिटवीन 66 to 72 है, फर्स्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, दिस विल बी 4435, ये आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1 का। 2 का आंसर आएगा 2119, क्वेश्चन नंबर 2 का आएगा 2119, बिल्कुल सेम तरीके से इसको करना है आप लोगों को। और लास्ट का आएगा 3446, दैट्स इट। तो ये रहा पूरा का पूरा सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। और वीडियो अगर सही लगे, समझ में आए, मज़ा आया तो ज़रूर लाइक करना, लाइक नहीं करते तो बहुत ख़राब लगता है, बहुत मेहनत से बनता है वीडियोस, है ना। इसके पीछे का मेहनत
ये लाइक कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा मेरा रिवॉर्ड, ठीक है। और अगर अभी तक थोड़ा सा शेयर कर देना, क्योंकि जो भी देखना चाहते हैं सोल्यूशंस किस तरीके से बनेगा एंड ऑल, उनके लिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस। ओके, थैंक यू एवरीवन।